नमस्कार दोस्तों, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट का मीनिंग क्या है, किस सिचुएशन में हमें डेबिट नोट इशू करना होता है, कब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं और किन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा सप्लायर या फिर कस्टमर हमें डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। जीएसटी टैक्स में डेबिट एंड क्रेडिट नोट को लेके क्या रूल्स हैं, इनके इम्पैक्ट को हम जीएसटी रिटर्न में कैसे शो करते हैं और साथ में डेबिट एंड क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, इन्हीं सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है हमने अपने आज के इस सेशन में। ऑडिट रूल हमें कहता है नो एंट्री विदाउट वाउचर एंड नो वाउचर विदाउट एंट्री, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम अपनी अकाउंट्स बुक्स में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो। देखिए, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहां हमें एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करना होता है जो कि उस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। और इसी तरह जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर कोई सर्विसेज लेते हैं तो हमारा सप्लायर भी हमें एक इनवॉइस देता है जो कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, सेल्स या फिर परचेज का इनवॉइस जनरेट हो जाता है, उसके बाद अगर इन इनवॉइसेस में कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत पड़े तो उस सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है डेबिट एंड क्रेडिट नोट की। इसके मीनिंग को हमने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इज ए सच डॉक्यूमेंट दैट इज मेड टू सेटल द पास्ट ट्रांजैक्शंस। यानी ये डॉक्यूमेंट किसी फ्रेश ट्रांजैक्शन की वजह से जनरेट नहीं होते, बल्कि ये तो जो हमारी पास्ट ट्रांजैक्शन है, अर्लियर ट्रांजैक्शंस हैं, प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हैं, उनको ही सेटल करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, जब हम बिजनेस की बात करें तो उसमें दो मेन पहलू होते हैं, सेल्स एंड परचेज। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो एक बार सेल्स एग्जीक्यूट होने के बाद, सेल्स का इनवॉइस जनरेट होने के बाद भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि वो सेल्स रिटर्न हो सकती है या सेल्स करने के बाद हमें कोई डिस्काउंट देना पड़ सकता है या कोई रेट डिफरेंस आ सकता है, हमसे कोई गलती की वजह से कोई रेट गलत लग जाए या फिर किसी भी टाइप की कोई और हमसे मिस्टेक हो जाए। इन सारी रेक्टिफिकेशंस के लिए हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट हमें जनरेट करना होता है। उसी डॉक्यूमेंट को ही हम बोलते हैं डेबिट या फिर क्रेडिट नोट। सिमिलरली अगर हम परचेज की ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एक बार जब परचेज हो जाती है, परचेज की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, इनवॉइस जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद परचेज रिटर्न भी हो सकती है। परचेज करने के बाद हमें डिस्काउंट भी मिल सकता है, टारगेट इंसेंटिव भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, रेट डिफरेंस भी हो सकता है या फिर कोई गलती लग जाए तो उसकी करेक्शन भी करनी पड़ सकती है। तो इन सारी सिचुएशंस में भी जो डॉक्यूमेंट यूज होता है वो होता है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। और अब इन डॉक्यूमेंट्स के केस में दो एस्पेक्ट हमें समझने होंगे। पहला है हु इज लाइबल टू इशू डेबिट और क्रेडिट नोट, और दूसरा एस्पेक्ट है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन और कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब एक डेबिट नोट जनरेट करने की जरूरत पड़ती है और किस सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। पहले बात करते हैं हु इज लाइबल टू इशू डेबिट और क्रेडिट नोट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि डेबिट और क्रेडिट नोट प्रीवियस ट्रांजैक्शन यानी पास्ट ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम सेल्स की बात करें तो पहले सेल्स होगी, उसके बाद इनमें से कोई इवेंट घटेगा। अगर इनमें से कोई इवेंट होता है फिर उसकी वजह से हमें डेबिट या क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस डेबिट और क्रेडिट नोट को इशू कौन करेगा। देखिए, यहां पे जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट है वो जनरेट किया है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेक्टिफिकेशन ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट की भी है। अगर हम अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन की बात करें तो सेल्स का इनवॉइस जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम सेल्स के इनवॉइस को जनरेट करते हैं। और अगर सेल्स की ट्रांजैक्शन की वजह से इनमें से किसी भी रीजन की वजह से चाहे डेबिट नोट इशू करना पड़े या फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़े तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। एंड सिमिलरली अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज का जो इनवॉइस है वो हमारा सप्लायर इशू करता है, हमारा सप्लायर जनरेट करता है। और परचेज के केस में अगर ये कोई इवेंट होता है उसकी वजह से जब डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत पड़ेगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारे सप्लायर की। यानी सप्लायर के केस में, यानी हमारे परचेज के केस में जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेबिट या फिर क्रेडिट नोट इशू करने की, वो सप्लायर की है और सेल्स के केस में हमारी। लेकिन अगर किसी परचेज के केस में हमारा सप्लायर डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी रिक्वायर्ड है वो इशू नहीं करता तो चाहे तो हम भी उस नोट को उसके बदले, उस ट्रांजैक्शन के बदले अपना नोट इशू कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने की है और हम नहीं करते तो हमारा सप्लायर भी उस नोट को इशू कर सकता है। अब हम बात करते हैं
कि जब हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के केस में चाहे डेबिट नोट इशू हो या क्रेडिट नोट इशू हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो अगेन यहां पे ये आता है कि किस सिचुएशन में डेबिट नोट इशू होगा और किस सिचुएशन में क्रेडिट नोट, अगर हम सेल्स की बात करें। तो चलिए इस पूरी बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज करो हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है अकाउंटेंट्स क्लब, यानी इसके लिए हम बुक्स लिखेंगे। सेल्स की ट्रांजेक्शन हम पहले बात करते हैं। हमारी एक सेल्स की ट्रांजेक्शन होती है, सपोज करो रोहित सैनी जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है जिसके पास जीएसटी नंबर है, उसको हम कुछ गुड सेल करते हैं, जीएसटी रेडी रेकनर 10 पीस 1000 रुपीज पर पीस। इनवाइस की डिटेल कुछ इस तरह से है। अब अगर इस ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री बनानी हो तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, रोहित सैनी को हम डेबिट करेंगे एंड सेल्स और आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा, क्रेडिट होंगी। और अगर हम इस ट्रांजैक्शन की लेजर में पोस्टिंग की बात करें तो रोहित सैनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे हमारा 11,200 उसकी तरफ डेबिट बैलेंस बचेगा। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो चुकी है। ये सेल्स की ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर कोई इवेंट होता है, वो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सेल्स रिटर्न भी हो सकती है एंड ये दूसरे इवेंट इवन डिस्काउंट भी हो सकता है और कोई करेक्शन भी हमें करनी पड़ सकती है। यानी इस ट्रांजैक्शन की वजह से अब इनमें से कोई भी केस हो तो डॉक्यूमेंट हम इशू करेंगे, लेकिन कब डेबिट नोट होगा और कब क्रेडिट नोट हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल्स रिटर्न का सिनेरियो। देखिए सेल्स रिटर्न के केस में सपोज करो ये जो अभी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है इसमें से हमें 5 पीस जो जीएसटी रेडी रेकनर के हमने 10 पीस सेल किए थे, उसमें से 5 पीस जो है 5 पीस वो रिटर्न हुए। अब रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाने की बात करें तो जो हमारी बेसिक एंट्री है सेल्स की उससे उल्टी एंट्री होगी। यहां पे अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो फिर इस रिटर्न की एंट्री में सेल्स अकाउंट डेबिट होगा और सिमिलरली आईजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। अब अगर हम अपने कस्टमर रोहित सैनी की बात करें तो उसके अकाउंट को हमें यहां क्रेडिट करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे वो डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट। देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि इस ट्रांजैक्शन में हमें रोहित सैनी के अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत पड़ी है, और जब हमें अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत पड़े तो उस सिचुएशन में जब हम नोट इशू करते हैं वो नोट होता है क्रेडिट नोट। यानी यहां पे हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे और फिर जब क्रेडिट नोट की भी ट्रांजैक्शन हम लेजर में रोहित सैनी के पोस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी। यहां हम देख सकते हैं कि पहले अमाउंट 11,200 था, फिर उतना रिड्यूस होके, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न का केस है। एंड सिमिलरली अगर हम पेमेंट की भी बात करें, सपोज करो उससे हमें पैसे आ जाते हैं। अब यहां पे ये अमाउंट रिड्यूस होके आएगा हमें 5600, और जब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे देखिए ये अकाउंट यहाँ पे नील हो जाएगा। यानी इन ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर हम रोहित सैनी के अकाउंट को देखें तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। इवन अगर हम सेल्स के अकाउंट को भी देखें, सपोज करो हमारे ये सारी ट्रांजैक्शन हम सेल्स के अकाउंट में पोस्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमारी सेल्स क्रेडिट हुई है 10,000 से, और अब इस रिटर्न की वजह से सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो अकॉर्डिंगली सेल्स लेजर में भी इसका डेबिट इंपैक्ट आएगा। अगर हम नेट सेल में सेल्स अकाउंट को देखें तो कुल मिला के इसका 5,000 क्रेडिट बैलेंस बचेगा आफ्टर एडजस्टमेंट। इवन अगर हम आईजीएसटी अकाउंट को भी देखते हैं, यहाँ 1200 क्रेडिट हुआ है और फिर रिटर्न की वजह से 600 डेबिट, इसका भी जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है वो 600 ही बचेगा। इसके साथ अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, सपोज करो हमने कोई गुड सेल करने के बाद डिस्काउंट अलॉट करने की जरूरत पड़ी, वजह चाहे कोई भी हो। देखिए चाहे सेल्स रिटर्न हो या फिर डिस्काउंट आफ्टर सेल्स हो, दोनों ही केसेस के अंदर हमारे जो सेल्स की वैल्यू है, आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू है, वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन सॉल्व करने का मेथड है वो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम रहता है। सपोज करो यहाँ पे हमें 5,000 का डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ी। अब उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होगी, जो जर्नल एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को सॉल्व किया था। और अब उसके बाद अगर हमने पेमेंट भी रिसीव हुई है तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिस्काउंट और रिटर्न इन दोनों ट्रांजैक्शन का कंपेयर करें तो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो एज इट इज रिकॉर्ड होगी, लेकिन रिटर्न के केस में हमारी इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, जबकि डिस्काउंट के केस में हमारी इन्वेंट्री के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड इसी तरह अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, सपोज करो कोई रेट डिफरेंस हुआ है या कोई इनवाइस में हमसे गलती हुई है जिसे हम करेक्ट करने की बात करें। देखिए जब करेक्शन की बात आती है वहां पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं,
या तो हमें अपने सेल्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, या फिर सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज करने की भी जरूरत पड़ती है। सपोज करो हमने किसी से रेट ज्यादा चार्ज कर लिया एंड रिजल्टली हमें सेल्स वैल्यू रिड्यूस करने की जरूरत पड़ी, तो उस सिचुएशन में चाहे डिस्काउंट का केस हो, सेल्स रिटर्न का केस हो, सभी सिचुएशन में हमारी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू यानी हमारी सेल्स की वैल्यू कम होती है, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का मेथड भी सेम टू सेम रहता है। सपोज करो यहाँ 5000 से हमारी सेल्स रिड्यूस हुई है, तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होगी जैसे कि हमने अभी डिस्काउंट के केस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से सेटल होगी। लेकिन यहां पे जो डिफरेंट केस है वो है कि जब हमें सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़े। ये उस सिचुएशन में हो सकता है कि सपोज करो हमने किसी गुड्स को सेल किया और वहां गलती से हमने कम रेट चार्ज किया। जैसे सपोज करो ये हमारा जीएसटी रेडी रेकनर था, अभी हमने 1000 पर पीस चार्ज किया, जबकि हमारा जो एक्चुअल रेट था वो 1500 रुपीज है। और अब हमारे जो कस्टमर है उसने भी हमें अप्रूवल दी है इसे जो रिमेनिंग डिफरेंस है उसे चार्ज करने की। तो इस सिचुएशन में हमारा जब सेल्स प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जर्नल एंट्री, सपोज करो यहाँ पे 5000 रुपीज का सेल्स अमाउंट इंक्रीज हुआ है। अब अगर इसकी हम जर्नल एंट्री की बात करें तो कुछ इस तरह से होगी। ये जर्नल एंट्री उसी डायरेक्शन में जाएगी जैसे हमारी नॉर्मल सेल्स की एंट्री हुई थी। रोहित अकाउंट ही डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट और आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी इन दोनों एंट्रियों का अगर हम नेट सेल में इंपैक्ट देखें तो दोनों का क्लब होके इंपैक्ट आएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किस नोट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्योंकि यहां हमारा जो पार्टी है रोहित सैनी, उसके अकाउंट को डेबिट करने की हमें जरूरत पड़ी है इस ट्रांजैक्शन की वजह से। और जब हमें अपने पार्टी के अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां हमें नोट इशू करना होता है, डेबिट नोट। यहां हम डेबिट नोट इशू करेंगे। उसके बाद अगर हम इस ट्रांजैक्शन का लेजर में इंपैक्ट देखें तो अकॉर्डिंगली आएगा। और उसके बाद अगर हमारी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाती है तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले 11,000 उसके बाद 5,600 ऐड हुआ है एंड दोनों अमाउंट जब मिला के हमें रिसीव होंगे तो अकाउंट अकॉर्डिंगली नील हो जाएगा। तो यहां हमारी समझने वाली बात यह है कि सेल्स के केस में कुल मिला के दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक वो सिनेरियो जिससे हमारी सेल्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहां डेबिट नोट इशू होता है, और एक वो सिनेरियो जब हमारी सेल्स यानी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वहां पे जरूरत पड़ती है क्रेडिट नोट की। और अब इसके साथ अगर हम परचेज की बात करें, परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई के केस में डॉक्यूमेंट इशू करने की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे सप्लायर की ही होती है। लेकिन यहां पे भी अगेन क्वेश्चन वही कि किस सिचुएशन में वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा और कब उसको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो चलिए इस पूरी बात को भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। यहां पे भी हमारी कंपनी का नाम है अकाउंटेंट्स क्लब और इस बार हमने परचेज की है XYZ इंडिया लिमिटेड से। कुल मिला के स्टेशनरी बॉक्स 100 पीस परचेज की है एट द रेट ऑफ 500 रुपीज। रिमेनिंग डिटेल हमारी ट्रांजेक्शन की कुछ इस तरह से है। अब जब हम अपनी इस परचेज की ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, आईजीएसटी अकाउंट हमारा डेबिट होगा और साथ में XYZ इंडिया लिमिटेड जो कि हमारा सप्लायर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, परचेज की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है और ट्रांजैक्शन होने के बाद हम इस पे अपना जो केस नंबर 1 है वो अप्लाई करते हैं, यानी हम बात करते हैं परचेज रिटर्न की। इस ट्रांजैक्शन में हमें कुल मिला के जो रिटर्न है वो कुछ इस तरह से हुई है। स्टेशनरी बॉक्स हमने 50 जो पीस है वो रिटर्न किए हैं। अब इस रिटर्न को जब हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, बिल्कुल जो हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन है तो उससे उल्ट जाएगी। यहाँ पे अब हम XYZ को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, साथ में XYZ अकाउंट भी क्रेडिट होगा। लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे डेबिट नोट इशू होगा या क्रेडिट नोट। देखिए, अब दो बातें हैं। अब अगर हम अपनी बात करें, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर नोट हमें इशू करने की जरूरत पड़े तो यहां हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में हमने अपने सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया है और जब हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो वहां हमें डेबिट नोट इशू करने की जरूरत पड़ती है। यानी यहां पे जो नोट इशू होगा हमारी तरफ से वो डेबिट नोट होगा। लेकिन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सप्लायर यानी परचेज के केस में तो डॉक्यूमेंट इशू करने की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सप्लायर की है, तो यहां पे हमारा डेबिट नोट नहीं चलेगा बल्कि जो सप्लायर है वो इशू करेगा क्रेडिट नोट। यानी सेम ट्रांजैक्शन की वजह से उसे क्रेडिट नोट इशू करना होगा। देखिए, इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल आप वैसे ही देख सकते हो जैसे कि हमने अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन, जो सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी, उसमें क्रेडिट नोट इशू किया था। अब हमारे सप्लायर के लिए भी ये सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन है तो वो भी क्रेडिट नोट इशू करेगा।
और उसके बाद अगर हम इसकी लेजर में पोस्टिंग की बात करें तो XYZ का अकाउंट कुछ इस तरीके से पोस्ट होगा, ये अमाउंट ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगा, और जब हम पेमेंट की भी बात करेंगे तो एडजस्ट होके अकाउंट सेटल हो जाएगा। देखिए, अब चाहे परचेज रिटर्न हो या परचेज के बाद डिस्काउंट की बात हो या किसी भी रीजन की वजह से हमारे परचेज की वैल्यू रिड्यूस हो, तो सभी केसेस के अंदर ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। सभी केसेस के अंदर जो हमारा सप्लायर है वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब हम सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा सपोज करो परचेज वैल्यू इंक्रीज होती है, वो हमारे रेट डिफरेंस या किसी करेक्शन की वजह से हो सकती है। अब यहां पे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमने रेट था वो कम लगाया अपने कस्टमर को, जो हमने स्टेशनरी बॉक्स है उसका रेट कुछ ज्यादा था लेकिन हमें उसने गलती से कम लगा दिया। अब सपोज करो परचेज जब हम इंक्रीज करेंगे 25,000 से हम इस परचेज को इंक्रीज करते हैं और ये सेटलमेंट हमारे सप्लायर और हमारे बीच में हो चुकी है। अब इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए देखिए अगेन हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, IGST को डेबिट करेंगे, यानी उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे, XYZ हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। और अब देखिए यहाँ पे जब नोट की हम बात करेंगे, अगर हम अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमने XYZ के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे नोट हमारा सप्लायर इशू करेगा तो उसके केस में जो नोट इशू होगा वो होगा डेबिट नोट। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब परचेज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जब परचेज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस सिचुएशन में वो हमें डेबिट नोट इशू करेगा। उसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंगली सारी ट्रांजेक्शन एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, अब अगर हम नेट सेल में बात करें, सेल्स के केस में डॉक्यूमेंट इशू करने की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और परचेज के केस में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सप्लायर की है। अगर हम सेल्स की बात करें तो यहां पे हमारे डेबिट या क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ती है। सेल्स के केस में क्रेडिट नोट हम सिर्फ उस सिचुएशन में इशू करते हैं जब हमें अपनी सेल्स की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है और उसके साथ साथ हमारी GST लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। डेबिट नोट हम उस सिचुएशन में इशू करते हैं जब हमें अपने सेल्स के प्राइस को इंक्रीज करना होता है, रीजन चाहे कोई भी हो, और साथ में हमारी GST लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम परचेज की बात करें, हमारा सप्लायर क्रेडिट नोट तब इशू करेगा जब उसे परचेज के अमाउंट को रिड्यूस करना है, यानी परचेज रिटर्न, और साथ में जब वो परचेज के अमाउंट को रिड्यूस करेगा तो अकॉर्डिंगली हमारा ITC भी रिड्यूस होगा। एंड डेबिट नोट वो उस सिचुएशन में इशू करेगा जब उसने परचेज के अमाउंट को इंक्रीज करना होगा और उसके साथ साथ हमारा ITC की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के हम इस सिनेरियो को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि सपोज करो हमारा सप्लायर डेबिट या क्रेडिट नोट हमें इशू नहीं करता, तो क्या उसके बदले हम नोट इशू कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली हम वो नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन जब नोट इशू करेंगे तो सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें, हमारे सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना था, अगर हम इशू करेंगे तो वो डेबिट नोट होगा। और सिमिलरली जिस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे सप्लायर ने डेबिट नोट इशू करना था, अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें नोट इशू करना पड़े तो हमारे केस में वो क्रेडिट नोट होगा। एंड सिमिलरली हमारे केस में सपोज करो हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करने थे बट हमने नहीं किए, तो हमारा सप्लायर भी इशू कर सकता है। हमारे क्रेडिट नोट के केस में वो डेबिट नोट इशू करेगा और डेबिट नोट के केस में क्रेडिट नोट इशू करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि अगर सपोज करो हमारे सप्लायर ने किसी ट्रांजैक्शन की वजह से क्रेडिट नोट इशू किया है, तो क्या उस सिचुएशन में हमें डेबिट नोट भी इशू करना होगा? देखिए, उसकी जरूरत नहीं होती। बेसिकली उसका क्रेडिट नोट ही हमारे लिए डेबिट नोट का काम करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज करो हमारा सप्लायर अपने सेल्स का इनवॉइस इशू करेगा, तो वो इनवॉइस उसके लिए सेल्स को होगा, लेकिन सेम इनवॉइस हमारे लिए परचेज का इनवॉइस कहलाता है। तो दोनों साइड से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए दो डॉक्यूमेंट इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट इशू करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो हमें जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं GST प्रोस्पेक्टिव से कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट को GST में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। जब हम GST की बात करते हैं तो क्रेडिट नोट को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में। देखिए, यहां पे GST एक्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि एक क्रेडिट नोट एक सप्लायर इशू करता है अपने रिसिपिएंट को, यानी जब तक हम सप्लायर नहीं है तब तक हम ट्रांजैक्शन, हम डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे। और सेल्स के केस में सप्लायर हम होते हैं। किस सिचुएशन में डेबिट क्रेडिट नोट इशू होगा? देखिए, 3 सिचुएशन है।
जैसे कि हम ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेडिट नोट की उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, सपोज करो हमने सेल्स के अमाउंट को ज्यादा चार्ज कर लिया है और हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर हमारी सेल्स रिटर्न है, या फिर किसी भी टाइप की करेक्शन है। अब सिमिलरली परचेज के केस में, क्योंकि लॉ में, जीएसटी लॉ में एक बात एक्सप्लेन की गई है कि क्रेडिट नोट सिर्फ सप्लायर इशू करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स के केस में सप्लायर हम हैं और परचेज के केस में सप्लायर हमारा सप्लायर है। तो जब हम अपने सप्लायर की बात करें तो उसके केस में भी ये सेम रूल अप्लाई होंगे। एंड सिमिलरली अगर हम इसके साथ बात करें कि जो हमारा क्रेडिट नोट है उसकी टाइम लिमिट क्या है कि कब तक हम इशू कर सकते हैं, देखिए उसका भी रूल है। सपोज करो हमारा 22-23 की बात है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई क्रेडिट नोट है तो वो हमें नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर 2023 तक इशू करना होगा, या अगर हमने अपनी जीएसटी जो हमारी एनुअल रिटर्न है वो फाइल जो भी डेट अर्ली आएगी उस डेट तक हमारा इशू करना है, कंपलसरी है। एंड सिमिलरली रिमेनिंग जो अगले फाइनेंशियल ईयर है उनको भी आप इसी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरह अगर हम डेबिट नोट की बात करें, देखिए डेबिट नोट उस सिचुएशन में, डेबिट नोट को भी यहां पे साफ तौर पे लिखा गया है कि डेबिट नोट भी एक सप्लायर इशू करेगा, यानी सेल्स के केस में सप्लायर हम हैं, अगेन परचेज के केस में सप्लायर हमारा सप्लायर है। डेबिट नोट उस केस में इशू किया जाता है जब हम अपनी सेल्स के प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं और उससे हमारी जीएसटी लाइबिलिटी पे भी अकॉर्डिंगली इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी बात हमने मेंशन की है। तो डेबिट एंड क्रेडिट नोट का रिलेटेड रूल्स कुछ इस तरह से रहेंगे। और अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम नेट शेल में जीएसटी प्रोस्पेक्टिव से बात करें, ठीक है कि हम यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करेंगे, जो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट नोट जीएसटी रिटर्न्स में हम पोस्ट करेंगे, यानी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अपने जीएसटीआर 1 में देनी होगी। जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड चाहे क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, उसको हमें रिपोर्ट करना होगा अपने जीएसटीआर 1 में। एंड सिमिलरली परचेज के केस में अगर हम बात करें तो हमारा सप्लायर उसे अपनी जीएसटीआर 1 में पोस्ट करेगा और उसके बाद हम उसे अपनी जीएसटीआर 2 में देख सकते हैं, 2A या 2B में। यानी अगर हम अपनी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इन डेबिट क्रेडिट नोट को हमें जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको रिपोर्ट करेगा हमारा सप्लायर और इन ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे हम। यानी ये जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होंगे और ये जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होंगे। और अब हम बात करते हैं कि ठीक है ये सारे केस हैं हमारे। अब इन केसेस में हमारे पास 4 सिनेरियो हो सकते हैं। हम क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं, डेबिट नोट भी, क्रेडिट नोट एक्सेप्ट भी करेंगे और डेबिट नोट भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इन सभी केसेस के अंदर हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें। देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी अकाउंटेंट्स क्लब हमने पहले से ही क्रिएट की हुई है और अब इसमें सबसे पहले हम उन डेबिट क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम इशू करते हैं अपने सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट। और इस प्रैक्टिकल के लिए एक सेल्स की ट्रांजैक्शन भी हमने पहले से ही रिकॉर्ड की हुई है जिसको हम सेल्स रजिस्टर ओपन करके एक बार देख भी लेते हैं। देखिए ये वही ट्रांजैक्शन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने रोहित सैनी को 10 पीस रेडी रेकनर के सेल किए हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू 11,200 रुपीज़ है। और अब इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम सिचुएशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं जिसमें हमारे कस्टमर ने रेडी रेकनर के 5 पीस रिटर्न किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है सेल्स रिटर्न के केस में। और अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ हमें अदर वॉचर्स में जाके क्रेडिट नोट वॉचर टाइप को सिलेक्ट करना होगा। और जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे कि एक नॉर्मल सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे हमें अपना क्रेडिट नोट नंबर एंटर करना होगा अगर हमारी वाउचर नंबरिंग मैनुअल पे सेट है, एंड देन वाउचर की डेट, फिर उसके बाद आएगा पार्टी नेम जो कि है रोहित सैनी, एंड देन यहाँ हम पार्टी की डिटेल को भी वेरीफाई करके अगर कोई चेंज है तो कर सकते हैं। और फिर इसमें आएगा लेजर अकाउंट जिसमें हमें सिलेक्ट करना है उसी सेल्स लेजर अकाउंट को जिसमें हमारी एक्चुअल सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। और फिर यहाँ आइटम नेम में जीएसटी रेडी रेकनर जो कि रिटर्न हुए हैं, क्वांटिटी 5 पीस थी, रेट वही रहेगा जिसमें हमने सेल्स किया था। क्योंकि ये एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसका इफेक्ट आईजीएसटी पे भी पड़ेगा, कैलकुलेशन इसकी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। और अगर आपके केस में ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और फिर रीजन में हमें सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है। अगर हमारे कस्टमर ने कोई डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल आएगी। और फिर यहाँ हम अपनी पार्टी का बिल ऑफ प्लेस एंटर करेंगे, जिसके बाद ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस क्रेडिट नोट के केस में भी हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट के परफॉर्मे की बात करें तो ये बिल्कुल एक टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है।
और इसका प्रीव्यू भी यहाँ हम प्रिंट में जाके देख सकते हैं। देखिए बस यहाँ पे हमें एक छोटी सी चेंज करनी होती है। इस टाइटल ऑप्शन में जाके इस टाइटल को हमें चेंज करना है क्रेडिट नोट से। सब टाइटल में हम टैक्स इनवॉइस को ही रहने देंगे। और अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, देखिए ये डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट का ही ओरिजिनल परफॉर्मा है, जो कि बिल्कुल देखने में एक टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है। बस इसमें हमारे क्रेडिट नोट नंबर के साथ साथ ओरिजिनल इनवॉइस की भी डिटेल होती है। चलिए अब जो ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है, इसका इफेक्ट हम अपनी GSTR 1 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे B2B इनवॉइसेज में ये जो 10,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन है, ये तो पहले से ही रिकॉर्डेड थी, लेकिन अब हमने इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू किया है 5,000 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न की वजह से। अगर हम इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी सेल्स का टैक्सेबल अमाउंट भी कम हुआ है, साथ में टैक्स अमाउंट भी और इनवॉइस अमाउंट भी, यानी हमारी ट्रांजैक्शन के प्रॉपर इफेक्ट यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा अगर इन्वेंट्री अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को हम चेक करें तो इस GST रेडी रेकनर की क्वांटिटी रिटर्न की वजह से इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हमारी ये क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न की बजाय डिस्काउंट आफ्टर सेल या फिर अमाउंट में करेक्शन की वजह से होती तो ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन आइटम की क्वांटिटी में हम 0 एंटर करेंगे। इसके अलावा रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी एज इट इज ही आएगी। और अब अगेन इसके इफेक्ट को अगर हम GST रिटर्न में देखें तो वो भी बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, लेकिन मेन डिफरेंस आएगा इन्वेंट्री अकाउंट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं आइटम की क्वांटिटी इफेक्ट नहीं हुई इस क्रेडिट नोट की वजह से। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी करेक्शन की वजह से हमारी सेल्स वैल्यू इंक्रीज हो और हमें डेबिट नोट इशू करना पड़े, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था। और अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन हम जाएंगे अदर वॉचर्स में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट वॉचर टाइप। लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा जैसे हमने क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड किया था। पार्टी नेम में हम अपने कस्टमर रोहित सैनी के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ लेजर अकाउंट में सेल्स के उसी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आइटम का अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी के कॉलम को ब्लैंक रखेंगे और डेबिट नोट के अमाउंट को यहाँ एंटर करने के बाद जो रेलिवेंट GST का अकाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी कंपनी के लिए इनवॉइस मैंडेटरी है तो इस फीचर को येस करके यहाँ पे हमें डेबिट नोट इशू करने का रीज़न सेलेक्ट करना होगा, जैसे हमारे केस में करेक्शन इन इनवॉइस है। और फिर यहाँ पार्टी का बिल टू प्लेस एंटर करेंगे, जिसके बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हमारा इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न GSTR 1 में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी ओरिजिनल सेल की ट्रांजैक्शन तो पहले से ही है, लेकिन अभी जो डेबिट नोट की ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है तो इसका इफेक्ट भी यहाँ प्रॉपरली आया है। हमारी सेल्स वैल्यू इंक्रीज हुई है और साथ में टैक्स का अमाउंट भी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शन के केस। यहाँ पे भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं, डिक्रीज इन परचेज वैल्यू या फिर इंक्रीज इन परचेज वैल्यू। पहले हम बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न और साथ में डिस्काउंट आफ्टर परचेज। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एग्जाम्पल हमारा अगेन यही रहेगा जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी परचेज की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है जिसके अगेंस्ट हम ये रिटर्न की एंट्री पास करेंगे वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। इसमें हमारा सप्लायर है XYZ इंडिया लिमिटेड, जिससे हमने स्टेशनरी बॉक्स परचेज किए हैं 100 पीस एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ और साथ में हमें IGST भी लगा है। लेकिन इन 100 बॉक्सेस में से 50 को हमने रिटर्न कर दिया है, जिसके अगेंस्ट हमारे सप्लायर ने क्रेडिट नोट भी इशू किया है। और अब सप्लायर के इस क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन जाएंगे हम अदर वॉचर्स में और अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा डेबिट नोट वॉचर टाइप, क्योंकि हमारे सप्लायर के लिए तो ये क्रेडिट नोट है, लेकिन जब हम इसको अपने प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये हमारे डेबिट नोट की तरह ही है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा पार्टी अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट। और अब रिमेनिंग ट्रांजैक्शन परचेज इनवॉइस की तरह ही रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे हम अपने सप्लायर XYZ इंडिया लिमिटेड के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन लेजर अकाउंट में उसी परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। और फिर नेम ऑफ आइटम में स्टेशनरी बॉक्स आएगा, क्वांटिटी 50 पीस रहेंगे जो कि रिटर्न हुई है, रेट भी वही रहेगा जो कि हमसे परचेज के टाइम पे चार्ज हुआ था और साथ में इसी रेशियो में IGST भी रिवर्स होगा। और फिर इसमें नीचे ऑप्शन है प्रोवाइड GST डिटेल का, जिसमें हमें पार्टी के क्रेडिट नोट या फिर अपने डेबिट नोट का रीज़न देना होता है। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ये सेल्स रिटर्न है तो हम अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पे सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर और उसकी डेट आएगी, जिसके साथ हमारी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अपनी परचेज की रिटर्न GSTR 2 में देखते हैं।
और अब हम यहाँ इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। ये 50,000 की ट्रांजैक्शन हमारी ओरिजिनल परचेज की है और क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शन इसमें नीचे मेंशन है, जिसके बाद हम देख सकते हैं हमारे परचेज की वैल्यू भी रिड्यूस हुई है और साथ में आईटीसी की वैल्यू भी। अब देखिए, चाहे रीज़न कोई भी हो जिसकी वजह से हमारी परचेज वैल्यू रिड्यूस होती है, चाहे वो डिस्काउंट हो या फिर करेक्शन हो, सप्लायर के लिए उसका क्रेडिट नोट इशू करना बाय लॉ कंपलसरी है, जिसको हम अपने डेबिट नोट वाउचर में एंटर करेंगे। और ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही मेथड से रिकॉर्ड होती हैं, बस रिटर्न को छोड़ के बाकी सब में इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं होती। चलिए अब हम सिनेरियो नंबर 2 लेते हैं, जिसमें किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारी परचेज वैल्यू इंक्रीज़ हो तो हमारा सप्लायर उसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू करता है, लेकिन हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट नोट वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा रिमेनिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी तक हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं। यहाँ पार्टी नेम हम सेलेक्ट करेंगे, लेजर अकाउंट में उसी परचेज के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे रिलेटेड ये नोट है, और फिर नेम ऑफ आइटम में उसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे जिससे रिलेटेड ये नोट है। क्वांटिटी के कॉलम को हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और फिर यहाँ हमें डेबिट नोट का अमाउंट और साथ में IGST को अप्लाई करना है। एंड देन प्रोवाइड GST डिटेल में इस नोट का हमें यहाँ से रीज़न सेलेक्ट करना है, और जो पार्टी ने हमें डेबिट नोट इशू किया है उसकी डिटेल हम यहाँ पे एंटर करके इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी हम अपनी इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न GSTR 2 में देख लेते हैं। और अब हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी क्लियरली देख सकते हैं। इस डेबिट नोट की वजह से हमारा जो परचेज अमाउंट है वो इंक्रीज़ हुआ है, और साथ में ITC का अमाउंट भी। देखिए, अगर ये करेक्शन ना होती, हमारा ओरिजिनल इनवॉइस ही 75,000 का होता, तब भी तो रिजल्ट कुछ ऐसे ही आते। बस डिफरेंस सिर्फ इतना होता, टोटल 75,000 हमें B2B इनवॉइसेस में दिखाई देता, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यही होता। अगर नेट सेल में हम टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की बात करें तो कुल मिला के ये 4 सिचुएशन ही हो सकती हैं। जब सेल्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट वाउचर टाइप में रिकॉर्ड होती है, और जब सेल्स वैल्यू इंक्रीज़ हो तो डेबिट नोट वाउचर टाइप में। और इसी तरह परचेज़ की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट नोट वाउचर टाइप में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, और परचेज़ की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर टाइप में। और अब हम बात करते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट नोट की ट्रांजैक्शंस GST पोर्टल पे कैसे रिपोर्ट होती हैं। GST लॉ के अकॉर्डिंगली गुड्स या फिर सर्विसेज का सप्लायर ही डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा और साथ में रिपोर्ट करेगा। यानी परचेज के केस में हमारे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेल्स के केस में हमारी। और जब हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न GSTR 1 को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही इन ट्रांजैक्शन को GST पोर्टल पे सेंड कर देता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इन ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली भी GST पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेलिवेंट मंथ का GSTR 1 ऑनलाइन मोड में ओपन करना होगा, और फिर इसमें जो डेबिट क्रेडिट नोट का टेबल 9B होता है इसे हम ओपन करेंगे, और फिर यहाँ हमें क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पे। एंड देन यहाँ हमें अपने रिसिपिएंट यानी कस्टमर का GST नंबर एंटर करना है, रिमेनिंग डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और फिर यहाँ पे जो हमने डेबिट या क्रेडिट नोट इशू की है उसका नंबर आएगा और साथ में डॉक्यूमेंट की डेट। एंड देन यहाँ नोट टाइप में हमें सिलेक्ट करना है डेबिट या फिर क्रेडिट नोट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है क्योंकि क्रेडिट नोट सेल्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो हमारी नोट की टोटल वैल्यू है इंक्लूडिंग टैक्स उसे हम यहाँ एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई कस्टमर के एड्रेस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। और अब यहाँ पे नीचे जो हमारा गुड्स रिटर्न हुआ है या फिर डिस्काउंट हमने अलॉट किया है उसकी वैल्यू एंटर करनी है, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ सेव पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमारी आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी और साथ में टैक्स भी। लेकिन अगर ये इनवाइस में करेक्शन का केस होता जिसकी वजह से हमारी सेल्स वैल्यू इंक्रीज होनी थी तो बाकी तो सारी फील्ड एज इट इज रहती, बस यहाँ नोट टाइप में हमें क्रेडिट की जगह डेबिट नोट को सिलेक्ट करना होता है। और जब हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आउटवर्ड टैक्स की भी। और अगर हम अपनी परचेज से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट नोट की बात करें तो उन्हें रिपोर्ट करेगा हमारा सप्लायर, जिनको हम अपनी GSTR 2A और 2B में व्यू कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी GSTR 2A है। अब जस्ट हमें यहाँ डेबिट क्रेडिट नोट पे क्लिक करना है। जो हमारे सप्लायर ने हमें डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट की हम फर्दर डिटेल भी देख सकते हैं। यानी कुल मिला के ये प्रोसीजर रहता है डेबिट एंड क्रेडिट नोट को लेके। देखिए, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी में अकाउंट्स बुक्स लिखना चाहते हो या अकाउंट्स का काम प्रॉपर समझ के करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है
आपकी बिजनेस की हर टाइप की ट्रांजैक्शन को आप प्रॉपर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना सीखो और साथ में उसके इम्पैक्ट को लेजर अकाउंट के साथ समझो। प्रोफेशनल जर्नल एंट्रीज का ये कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंटेंट्स के लिए सभी टाइप के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में हमें अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही हमारा ये सेशन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।